हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली है भारत में लोक नीति की प्रक्रिया। तो अभी तक हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि लोक नीति होती क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका अर्थ क्या है और वो किस तरह समाज में अपना कार्य करती है। तो ये आपको पिछली वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके लोक नीति की वीडियो देख लें। इसमें लोक नीति का अर्थ, परिभाषा और प्रकार बताए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि लोक नीति का भारत में क्या रोल है, मतलब उसका अस्तित्व क्या है। तो इसकी प्रासंगिकता पढ़ लेते हैं। जो प्रासंगिकता मैंने पिछली वीडियो में दी हुई है, आप वो भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, क्योंकि वो आसान है, ये थोड़ी जटिल है। तो इसको समझते हैं। जो इसकी प्रासंगिकता और परिचय यह है कि लोक नीति की प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि इसकी उपस्थिति एवं कार्यक्षेत्र समाज के सभी पहलुओं से संबंधित होती है। जो लोक नीति है उसका अस्तित्व किसमें उपस्थित है कि लोक नीति समाज के सभी कार्यक्षेत्र और सभी पहलुओं से संबंधित होती है, चाहे वो छोटे क्षेत्र हो चाहे बड़े क्षेत्र, किसी से भी संबंधित होती है। सरल परिभाषा में यदि कहा जाए, नीति को सिद्धांत या नीतियों के समूह के रूप में वर्णित किया गया है जो कि निर्णयों का मार्गदर्शन करती है और तर्कसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। मतलब ये कह रहा है कि सरल परिभाषा में कहा जाए तो नीतियों को जो समूह होता है उसे ही लोक नीति कहा जाता है, या फिर निर्णय जो हम निर्णय लेते हैं, सरकार निर्णय लेती है, उनका मार्गदर्शन तर्कसंगत उद्देश्य से किया जाता है, तो उसी को लोक नीति कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कार्यपालिका, विधायिका, राज्य सरकार, नीति आयोग, नौकरशाही, स्थानीय शहर एवं ग्रामीण शासकीय संस्थाएं आदि से समन्वित प्रशासनिक मशीनरी है, जिनके साथ साथ थिंक टैंक, नीति नियोजन, विभिन्न अनुशासन से संबंधित शिक्षाविद, मीडिया, लोक हित समूह, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वाद विवाद आदि नीतियां निर्माण करते हैं, जिन्हें सरकार ही लागू करती है। मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या फिर कोई भी समिति है, या फिर कोई भी समूह है, या विधायिका है, कार्यपालिका है, या हमारे देश की नौकरशाही है, ये कोई भी नीति या कानून बनाती है, उसको हम लोक नीति ही कहते हैं। ये सब किसके अंडर में आता है? लोक नीति के अंडर में आता है। अगर सरकार कोई भी कानून या नियम या कोई समिति लागू करती है या फिर कोई ऐसा कार्य करती है, उसे ही लोक नीति कहते हैं। अगर इन सभी कार्यों को जो समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं उसे लोक नीति कहते हैं। जो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब सरकार ऐसा कोई भी कार्य करती है जो समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं, या फिर कोई कानून बनाती है जो जिससे समाज का कल्याण हो, उसे लोक नीति कहा जाता है। तो इसका कहने का अर्थ वही है, मतलब सरकार हो या फिर नौकरशाही हो या फिर विधायिका, कार्यपालिका हो, या कोई भी कानून या नियम बनाती हैं, जनता के लिए बनाती है, तो उसे ही लोक नीति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोक नीति का सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से आपका मेन शुरू होता है भारत का, कि भारत में लोक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास का होना है। भारत में लोक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास का होना है। स्वतंत्रता के पश्चात कई कृषि, औद्योगिक नीतियाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार नीतियाँ लागू की गईं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय अखंडता के साथ सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्राप्त करना रहा है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नीतियों का? इन सबको जैसे कि इसमें बताया गया कि भारतीय लोक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। और साथ ही आज़ादी के बाद जितनी भी नीतियाँ बनाई गई, शिक्षा से लेकर संबंधित, रोजगार से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित जितनी नीतियाँ बनाई गई, वो किसके लिए बनाई गई? एक समाज के विकास के उद्देश्य से बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। लोक नीति के प्रकार। हमने उसमें लोक नीति के 4 प्रकार पढ़े थे, लेकिन भारत में लोक नीति के 5 प्रकार हैं, जिसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। आखिर है क्या? पहली है वितरक नीति, जो हमने उसमें पढ़ी थी और इसमें भी है। वितरक नीति नागरिक को सेवाएं, नगद लाभ और वस्तुएं प्रदान करने के लिए संदर्भित की जाती हैं। ये नीतियाँ समाज के विशिष्ट वर्गों से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना आदि। जो वितरक नीति है वो क्या करती हैं? ये जो है हमारे निचले वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं या गरीब समाज समूह है, उनके लिए बनाई जाती हैं ऐसी नीतियाँ, जैसे कि गरीबी उन्मूलन हो गई, शिक्षा स्वास्थ्य हो गई, सेवाएं हो गई, कल्याण से संबंधित नीतियाँ हो गई, या सार्वजनिक सुरक्षा या स्वास्थ्य सुरक्षा हो गई। ये सारी नीतियाँ इस वितरक नीति के द्वारा बनाई जाती हैं।
संवैधानिक नीतियाँ, इन नीतियों का अर्थ उन नीतियों से है जो राजकोषीय एवं मौद्रिक मामलों से निपटने के लिए कार्यकारी शक्ति द्वारा बनाई जाती हैं। मतलब जो संवैधानिक नीतियाँ यानी संविधान द्वारा बनाई गई नीतियाँ, ये नीतियाँ किससे संबंधित है? ये नीतियाँ उन राजकोषीय या मौद्रिक मामलों से संबंधित है जो कार्यकारी शक्ति द्वारा बनाई जाती हैं किसी भी मौद्रिक मामले से निपटने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक नीतियाँ, ये नीतियाँ नियंत्रक का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जन उपयोगी सेवाएं आदि के नियंत्रण से है। इस प्रकार के नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने स्वशासित संस्थाएं हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व, निर्वाचन आयोग, राज्य यातायात निगम आयोग। जो नियंत्रक नीति होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारे देश का व्यापार है, व्यवसाय है, उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए जन उपयोगी नीतियाँ बनाना और जनता के लिए ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना जिससे उनका लाभ हो सके। तो नियंत्रक नीतियों का ये कार्य है। दोस्तों, ये आपकी 3 नीतियाँ समझ आ गई होगी। हम चौथी नीतियों की ओर बढ़ते हैं। तात्विक अथवा सारगत नीतियाँ, ये आपके उसमें भी है और इसमें भी है। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। तात्विक अथवा साधक नीतियाँ, ऐसी नीतियाँ का उद्भव समाज की आवश्यकता से होता है। ये नीतियाँ किसी वर्ग विशेष से संबंधित ना होकर पूरे समाज के विकास से संबंधित होती हैं, जैसे शिक्षा का प्रबंध, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना आदि। जो तात्विक या फिर सारगत नीतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? किसी एक वर्ग विशेष से संबंधित ना होकर क्या होती हैं? पूरे समाज से संबंधित होती हैं। ये ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जिससे कि पूरे समाज को लाभ हो सके। तो दोस्तों, तो ये नीतियाँ जैसे कि शिक्षा का प्रबंध करवाना हो गया, स्वास्थ्य का प्रबंध कराना हो गया, या फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो गया, ये सब किसका कार्य होता है? ये तात्विक नीतियों का कार्य होता है। तो आगे आपके पुनः वितरण नीति, या ये नीति आपकी उस वाली वीडियो में भी है जो लोक नीति की प्रमुख नीतियाँ होती हैं, मतलब प्रकार होते हैं। तो ये पढ़ते हैं। पुनः वितरण नीतियों का संबंध नीतियों के पुनः व्यवस्था से है जो मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में संबंधित होता है। जो वितरण नीतियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? ये नीतियों के पुनः व्यवस्था से है। मतलब जो नीतियाँ पहले से लागू हैं और चली आ रही हैं उसको तो दोबारा से अच्छी तरीके से व्यवस्थित कुछ कानून परिवर्तन करके व्यवस्थित करना, उससे संबंधित है, जो मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक है। नीति निर्माण में विभिन्न संस्थानों की भूमिका, जो नीति निर्माण है उसके विभिन्न संस्थानों की भूमिका क्या है? जैसे कि भारत में नीति निर्माण में कार्यपालिका की भूमिका, जो भारत की कार्यपालिका है उसमें नीति निर्माण में उसकी क्या ही भूमिका है? तो पढ़ते हैं। ये एक संस्था के रूप में सरकार की सबसे शक्तिशाली शाखा है और ये नीति निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कार्यपालिका क्या है? सरकारी सबसे शक्तिशाली शाखा है और ये क्या करती है? नीति निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका इस बात को निर्धारित करती है कि संसदीय प्रणाली में सभी की भागीदारी के साथ कौन से राजनीतिक संसाधन का उपयोग किया जाना चाहिए और क्या अधिक मूल्यवान है और कैसे निर्णय लिए जाने चाहिए। तो जो दोस्तों कार्यपालिका वो क्या करती है? वो इस बात का निर्धारण करती है कि संसदीय प्रणाली में सभी की भागीदारी हो, और दूसरा पॉइंट है कौन कौन से राजनीतिक संसाधन का उपयोग किया जाना चाहिए, और तीसरा पॉइंट है क्या अधिक मूल्यवान है और कौन से निर्णय लिए जाने चाहिए। तो इस चीज़ का निर्णय कौन करता है? ये सब कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं नीति निर्माण में। ये कार्यकारी नीतियाँ बनाता है। ये क्या करता है? कार्यकारी नीतियाँ बनाता है। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल मंत्रालयों, एजेंसियों के भीतर समन्वय और संचार स्थापित करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है? ये तो एक तो अगला पॉइंट इसका, ये कार्यकारी नीतियाँ बनाता है। और अगला पॉइंट में ये होता है कि नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल मंत्रालयों और एजेंसियों के भीतर समन्वय, मतलब आपस में समन्वय बनाता है और संचार को स्थापित करता है। तो ये तो कार्यकारी की शक्तियाँ हो गई थी, मतलब कार्य हो गए थे जो ये नीति निर्माण में अपना योगदान देता है। तो आगे बढ़ते हैं कि नीति निर्माण में विधायिका की क्या भूमिका है। जो विधायिका है उसकी भूमिका आखिर नीति निर्माण प्रक्रिया में क्या होती है? तो पढ़ते हैं। विधायिका संसद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विधायिका क्या? संसद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये आप सभी जानते हैं। और ये प्राथमिक नीति निर्माण का गठन करती है। और ये क्या करती है? प्राथमिक नीति निर्माण का गठन करती है। विधायिका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन प्रतिनिधियों का गठन करती है। जो विधायिका होती है विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का गठन करती है, इसका कार्य है। और जो
जो इसमें विधायक उपस्थित होते हैं वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की मांगों, मुद्दों, ज़रूरतों को स्पष्ट करते हैं तथा हितों की नीति प्रक्रिया में रूपांतरित करते हैं। तो दोस्तों, विधायिका कार्य हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात तो ये विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये प्राथमिक नीति निर्माण का गठन करती है। और अगला पॉइंट है, विधायिका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका भी गठन करती है और इससे विधायक उपस्थित होते हैं। वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की मांग, मुद्दों, ज़रूरतों को स्पष्ट करते हैं। जो विधायक होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था विधायिका वाले में, पिछले पेपर में जो गया है, तथा हितों की नीति प्रक्रिया में रूपांतरित करते हैं। नीतियों पर संसद और संबंधित संसदीय समितियों द्वारा चर्चा, बहस और जांच की जाती है। फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद कार्यपालिका नीतियों को लागू करती है। तो क्या होता है, इसको जब विधायक अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी मांग करते हैं किसी भी नीति की, तो उस नीति पर बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, उसको सहमति मिलने वाला राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। फिर उसके बाद उसको क्रियान्वित किया जाता है कार्यपालिका द्वारा। तो विधायिका की भूमिका ये हो गई थी कि उसके मुख्य 3 पॉइंट याद रखना विधायिका के, कि वो क्या करती है, वे प्रतिनिधियों का गठन करती है और उनकी मांगों को सुनती है, उनकी मांगों पर बहस करती है, उसको आगे भेजती है ताकि उनका क्रियान्वित किया जा सके। और अगला है आपका नीति निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका। तो नीति निर्माण आखिर न्यायपालिका की क्या ही भूमिका हो सकती है, पढ़ते हैं। जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी कानून की व्याख्या करना है। न्यायपालिका क्या करती है, भारत में कानून की व्याख्या करती है। संवैधानिक प्रावधान और सरकारी संस्थानों, व्यक्तियों, समूहों आदि के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष का न्याय के द्वारा निर्णय करना है। तो दोस्तों, न्यायपालिका कार्य क्या होगा? पहली बात तो एक कानून की व्याख्या करती है, संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी संस्थानों, व्यक्तियों के समूह आदि के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों को न्याय करते हैं। मतलब जो भी संघर्ष लोगों के बीच होती है, समस्या उत्पन्न होती है, उन चीज़ का हल करती है, निर्णय लेने में आसान बनाती है। कानून और कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता पर निर्णय लेने में न्यायपालिका की शक्ति का होना। जो कानून और कार्यकारी आदेश हैं, संवैधानिक कानून बनते हैं, उस पर क्या होती है, न्यायपालिका की शक्ति होती है, उसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की उपयोगिता पर सवाल उठाने को न्यायपालिका की शक्ति का होना। जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है उस पर क्या कर सकती है, न्यायपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करके सवाल उठा सकती है कि ये गलत है या सही है, उसका निर्णय लेकर उसका विरोध कर सकती है। न्यायपालिका की शक्ति यह है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने वाले पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा की जाए। मतलब जो राष्ट्रपति जो भी जिन भी कानून को अनुमति देता है, उन सभी पर विधायी अधिनियम की समीक्षा की जाए। न्यायपालिका की शक्ति है कि वे समान या विभिन्न मामलों में दिए गए अपने निर्णय की समीक्षा कर सके। तो न्यायपालिका की अगली शक्ति क्या है कि वे समान या फिर विभिन्न मामलों में दिए गए अपने निर्णयों की समीक्षा कर सके। जो भी उसने निर्णय लिया उसकी समीक्षा वो स्वयं करती है। नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। अब नौकरशाही की भूमिका क्या है नीति निर्माण प्रक्रिया में? जो नौकरशाही होती है, नौकरशाही सरकार के साथ काम करती है और यह नीति निर्माण के प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौकरशाही क्या करती है, सरकार के विभिन्न कामों के जो भी काम होते हैं उनको करती है और ये नीति निर्माण प्रक्रिया होती है, उसके प्रत्येक चरण में अपना भागीदारी निभाती है। नौकरशाही सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नीतियों का निर्माण, पहल, नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करती है। नौकरशाही क्या करती है, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नीतियों का निर्माण, पहल, निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करती है। ये उसके कार्य होते हैं। जो किसी भी, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, उसमें नौकरशाही होती है। हर जगह नौकरशाही उपलब्ध है, उन्हीं के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। तो नौकरशाही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है हम किसी भी देश के लिए। नौकरशाह नीति प्रक्रिया में निर्णयों और कार्यों को निरंतरता और नियंत्रण को सुनिश्चित किया करते हैं। जो नौकरशाह होते हैं वो क्या करते हैं, नीति प्रक्रिया में निर्णयों और कार्यों को नियंत्रण और सुनिश्चित करते हैं। मतलब नीतियों का नियंत्रण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। नीति प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव डालने के लिए नौकरशाह के पास पर्याप्त कौशल, विशेषज्ञता और पेशेवर ज्ञान होता है।
जो नीति प्रक्रिया होता है उसको प्रभाव डालने के लिए नौकरशाही के पद का होता है, उनके पास पर्याप्त कौशल होता है उसको मतलब बनाने के लिए और उस पर निर्णय लेने के लिए, और विशेषज्ञता होती है, क्योंकि ये जो नौकरशाह होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है एक तरीके से। नीति निर्माण के हित समूह की भूमिका, जो हित समूह है नीति निर्माण के, उनकी भूमिका क्या होती है। हित समूह व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो समान विश्वास, आकांक्षाओं या समान हितों या मांगों को साझा करते हैं। मतलब एक ऐसा समूह जिसके व्यवहार समान हो, जिनकी विश्वास आपस में विश्वास हो, जिनकी आकांक्षाएं एक जैसी हों और समान हित हो, उनकी समान मांग भी होती है। ये हित समूह नागरिक समाज के संगठन होते हैं। ये क्या होते हैं, नागरिक जो समाज के लोग होते हैं उनके द्वारा संगठन बनाए जाते हैं जो समूह के हित और मांगों को प्रस्तुत करते हैं। जो क्या करते हैं, जिस समाज में वो रह रहे होते हैं उस समाज के हित और मांगों को प्रस्तुत करते हैं, वे उनकी वकालत करते हैं और इस प्रकार नीति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और इसी प्रकार वो क्या करते हैं, नीति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसमें कहने वाला है जो हित समूह होते हैं वो किसी समाज के हिस्से से बनाए गए समूह होते हैं जो उस समाज की मांगों को रखते हैं और उसको उसकी वकालत करते हैं, मतलब उसके लिए लड़ते हैं। भारत में नीति निर्माण के उपाय, इसमें उपाय क्या है, जन भागीदारी और स्थानीय मुद्दों की आवश्यकता पर अधिक बल देना। इसमें क्या है, नीति निर्माण में सबसे ज़्यादा क्या, जन भागीदारी हो और स्थानीय मुद्दों और आवश्यकताओं को अधिक बल दिया जाए। और अगले क्या, समाज समर्थक लोकतांत्रिक संस्थागत संरचना और प्रक्रियाओं की आवश्यकता का होना। इसमें क्या होना चाहिए, जो समाज के समर्थक लोग हैं वो होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, संस्थागत संरचना होनी चाहिए और प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं का होना, जो प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसको पूरा होना चाहिए। सामाजिक मूल्य और तकनीकी शर्तों दोनों पर ज्ञान के आधार पर विस्तार करना एवं अधिक विकेंद्रीकृत और भागीदारी में नीति निर्माण करना। और जो समाज के मूल्य हैं, तकनीकी शर्तें हैं, दोनों पर ज्ञान के आधार पर विस्तार करना, मतलब अपनी समझ के हिसाब से उस पर निर्णय लेना और अधिक विकेंद्रीकृत मतलब विकेंद्रीकृत मतलब होता है बंटवारा करना और भागीदारी को नीति निर्माण करना। मतलब विकेंद्रीकरण से अभिप्राय है कि समाज के कोने कोने तक इस नीतियों को पहुंचाना। नीति निर्माण में समावेशी दृष्टिकोण का होना, जो नीति निर्माण प्रक्रिया है उसमें समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब ऐसे लोग सम्मिलित होने चाहिए जो समाज के प्रति सटीक निर्णय ले सकें। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए तर्कसंगत लक्ष्योन्मुखी लोकनीति का विकास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण नीति चक्र उचित समन्वय और संचार के साथ घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। क्या करता है ये लोकनीति, विकास के अंतर महत्वपूर्ण है, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण नीति चक्र उचित समन्वय और संचार के साथ घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हालांकि इसके रास्ते में कई बाधाएं भी हैं जिनका इसे सामना करना पड़ता है। ये चुनौती उन बाधाओं को दूर करने और समाज की भलाई करने के लिए प्रभावी सकारात्मक नीति बनाती है। देखो ये आप निष्कर्ष जो नहीं है कि आप यही लिखें जो मैंने लिखा हुआ है, अब अपने हिसाब से भी निष्कर्ष लिख सकते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि लोक नीति का आखिर भारत में क्या प्रभाव है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इस प्रकार लोक नीति का अध्ययन प्रासंगिक और एक अच्छी समझ का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज एवं राज्य व्यवस्था के बीच सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील संबंध बनाता है। तो दोस्तों जो नहीं आपको यही लिखना हो आप लिख सकते हो कि लोक नीति एक ऐसी नीति है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत के छोटे छोटे समूह हैं उनके लिए नीतियाँ बनाता है और देश के विकास में सहायक होता है। आप ऐसे भी निष्कर्ष लिख सकते हो। निष्कर्ष आपके दिमाग में जो आता है वो आप लिख सकते हो, लेकिन सटीक निष्कर्ष होना चाहिए। तो धन्यवाद, आपको भारत में लोक नीति प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।